बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हमें बात करनी है बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने की और कंजर्वेशन की। और ये डिस्कस करेंगे। ये जो मेरी एक एक स्लाइड आपको नजर आएगी, ये बेसिकली पूछा जाने वाला एक एक न्यू क्वेश्चन है। वो एक एक सवाल पूछते हैं जिसके जवाब मैंने एक एक पूरी स्लाइड में रखे हुए हैं, ताकि आप डायरेक्टली इनको याद करें और आप क्वेश्चंस के आंसर कर सकें। तो पहला सवाल जो वो पूछते हैं, जो आपका हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी है, वो ये है कि व्हाई डू वी नीड टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी। हमें बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। मैक्सिमम ये क्वेश्चन के जो मैं आपको मार्क्स दे रहा हूँ वो 7 to 8 to 9 मार्क्स का डाटा है। अब आप इस डाटा को 4 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, 6 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। जी, सबसे पहली बात तो ये कि बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने का पहला रीज़न जो है वो कल्चरल, एस्थेटिक और लेयर रीज़न हो सकता है। कल्चरल रीजंस क्या होते हैं? बाज़ ऐसे पौधे होते हैं और बाज़ ऐसे जानवर होते हैं जो लोगों के कल्चर का पार्ट होते हैं, क्योंकि उनके कल्चर में इंपॉर्टेंट रोल। मिसाल के तौर पे कैंगरूज की बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कैंगरूज का। अगर हम बात करें हाथी की या मंकी की, तो इंडियन कल्चर के अंदर बड़ा उनका इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम टाइगर्स की बात करें तो बंगाल में उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सो लोग, पीपल एसोसिएट देमसेल्व्स विद द सिंबल्स ऑफ कल्चर एंड सिंबल्स ऑफ एन इकोसिस्टम, जिसमें प्लांट्स भी, बहुत सारे प्लांट्स भी शामिल हो जाते हैं। सो फर्स्ट रीजन इज कल्चरल रीजन। देन एस्थेटिक, ये दुनिया की खूबसूरती है। पौधे, तरह तरह के जानवर, तरह तरह के खूबसूरत परिंदे, ये ओवरऑल एस्थेटिक्स को सेटिस्फाई करते हैं। हमें अच्छा लगता है, हमें खूबसूरत लगता है। और लेयर रीजन्स क्या होते हैं? लेयर रीजन्स ये कि बाज़ लोगों की ये हॉबी होती है परिंदे पालना और जानवर पालना, उनको खुशी मिलती है। तो इस लेयर रीजन की वजह से भी, जैसे आप लोग अपना लेयर टाइम गुजारने के लिए बार बार नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं, बार बार आप डेजर्ट सफारीज करने जाते हैं, तो दैट्स द लेयर रीजन। अगर रीजन अगर आपके पास कोई ऐसी अच्छे लैंडस्केप्स नहीं होंगे, अच्छी खूबसूरती नहीं होगी, तो आप किसको एंजॉय करें। दूसरे नंबर पे मॉरल एंड एथिकल रीजंस एंड राइट टू एग्जिस्ट। अल्लाह ताला ने जिस ऑर्गेनिज्म को बनाया है, वो ऑर्गेनिज्म डिजर्व करता है कि वो एग्जिस्ट करे। वो ऑर्गेनिज्म डिजर्व करता है कि वो भी आपके साथ पूरा अर्थ को शेयर करे। जैसे आप यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसे वो भी आप एग्जिस्ट करें। तो that organism has all the right to exist here, all the right to be here. So ethically, it's not good कि यहाँ पर आप किसी और ऑर्गेनिज्म को फ्लरिश ना करने। Then resource conservation like herbs of medicinal importance. हमारे पास बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनसे हमें ऐसे मेटाबोलाइट्स मिलते हैं, हमें जिनसे ऐसी चीजें मिलती हैं जिनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है मेडिसिन वाइज। वो मेडिसिन का इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। ये मेडिसिन की डेवलपमेंट में भी, रिसर्च में उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो हमें रिसोर्सेज को उनको लिए भी कंजर्व करना पड़ता है। उसके बाद इको टूरिज्म। बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लोग जाते ही वहाँ का इकोसिस्टम देखने और वहाँ का इकोसिस्टम विजिट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं नियाग्रा फॉल्स, तो कनाडा में जो लोग नियाग्रा फॉल देखने जा रहे हैं, तो वो उनके इकोसिस्टम का पार्ट है। या अगर लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को विजिट करने जाते हैं, तो वहाँ के इकोसिस्टम से इंस्पायर होते हैं। या लोग डेजर्ट सफारीज करने जाते हैं, तो वहाँ का इकोसिस्टम देखते हैं। इसी तरह देयर आर इकोनॉमिक बेनिफिट्स लाइक वुड एटसेट्रा। इसके अंदर उनको बहुत सारे इकोनॉमिकल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। जंगलात से ऐसी लकड़ी हासिल होती है जो बहुत महंगी बिकती है, जो कि इकोनॉमिकली भी बहुत फीजेबल होती है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना इसलिए ज़रूरी है
कि आपके फूड चेन्स और आपके फूड वेब्स जो है वो इसी तरह से मेंटेन होते हैं। अगर आप बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन नहीं करेंगे तो आपके लिए थ्रेट होगा, आपके फूड चेन और फूड वेब के लिए, और बहुत सारी स्पीशीज के लिए खतरा होगा। उसके बाद न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, आपको पता है कि हम कार्बन साइकिल की बात करते हैं, हम जो है वो बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की, हम वाटर साइकिल की बात करते हैं। तो जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है ये इन चीज़ों की मेंटेनेंस में बहुत ही वाइटल पिवट रोल जो है वो प्ले करती है। अच्छा जी, उसके बाद प्रिवेंशन अगेंस्ट इरोजन। जिस जगह पे प्लांट्स लगे हुए होते हैं उनकी रूट्स उस जगह का जो टॉप सॉइल कवर है उसको होल्ड करके रखती है, और टॉप सॉइल जो है वो मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है। टॉप सॉइल मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है बिकॉज जितने पत्ते वत्ते चढ़ते हैं वो सारे के सारे टॉप सॉइल में जा रहे होते हैं। तो अगर आप पौधों को मेंटेन नहीं करेंगे, अगर आप पौधों को कंजर्व नहीं करेंगे, वो टॉप सॉइल सारी की सारी इरोड हो जाएगी और जमीन बंजर होकर रह जाएगी। फिर क्लाइमेटिक स्टेबिलिटी, जब आप बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हो, ट्रांसपायरेशन होती है, क्लाउड्स बनते हैं, वाटर साइकिल मेंटेन होता है, ट्रांसपायरेशन होती है, टेम्परेचर मेंटेन हो रहा होता है, तो ओवरऑल क्लाइमेट स्टेबल रहती है, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन होती है। अब जो जंगलात हैं, जंगलात बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो हमारी हमारी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को नॉर्मल रखने के लिए जंगलात जो हैं, जहाँ पर डेंस फॉरेस्टेशन होती है, वो एज अ बफर एक्ट करते हैं। वो वहाँ कार्बन को सीक्वेस्टर करते हैं, जिसको कि हम कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं, और ग्रीन हाउस गैसेस को रोकने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर ये मेंटेन कर रहे होते हैं बड़े बड़े जीन पूल्स को और उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को। दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्दर साइंटिफिक रिसर्च। अच्छा, तो ये क्वेश्चन है, अगर वो आपसे ये पूछे कि व्हाट इज द अल्टीमेट नीड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो आप ये उसमें पॉइंट्स लिखेंगे। आगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अंदर हमारे पास सीड बैंक्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सीड बैंक्स हमारे पास ऐसी रिजर्वायर्स होते हैं, ऐसी जगह होती हैं जहां पर हम सीड्स को स्टोर कर सकते हैं, जहां पर हम सीड्स को स्टोर कर सकते हैं, और जब चाहें हम उन सीड्स को दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं। अच्छा, हम इसमें बहुत सारी वैरायटीज ऑफ सीड्स को एक जगह रख सकते हैं। अगर आप कहीं पे सारे पौधों को कंजर्व करना चाहें तो सब पौधों को लगाएं, उनको उगा के रखें। ये एक बहुत ही ज़्यादा लेबोरियस प्रोसीजर है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा लेबर इन्वॉल्व होती है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं। मगर अगर आप सिंपली कहीं पे सीड्स को स्टोर करके रख लें तो इसमें उतनी लेबर, उतना रिसोर्स और उतने मेहनत इन्वॉल्व नहीं होती। फिर आपको सीड बैंक में करना क्या होता है, आपको सीड बैंक में ऐसी कंडीशंस मेंटेन करनी होती हैं कि आपका एम्ब्रियो जिंदा भी रहे, आपका एम्ब्रियो जिंदा भी रहे, लिविंग भी रहे, और आपके जो एम्ब्रियो हैं वो ग्रो भी ना करे, एंडोस्पर्म को यूटिलाइज करके ग्रोथ भी ना स्टार्ट कर। फिर आप क्या करते हैं, आपको रेगुलर इंटरवल्स पे उन सीड्स की टेस्टिंग करनी होती है। आप उन्हें उगा उगा के देखते हो कि जो हमारे सीड्स पड़े हुए हैं, क्या ये जो सीड्स पड़े हुए थे, क्या ये कहीं ख़राब तो नहीं हो गए, क्या ये कहीं बेकार तो नहीं हो गए, ज़ीरो ज़ीरो तो नहीं हो गए। देन आपको वहाँ पर स्टोरेज कंडीशंस को मेंटेन करना पड़ता है, लाइक फ्रीजिंग टेम्परेचर, कितना आप उसको ड्राई रखोगे, ये सब कुछ आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है। फिर आप क्या करते हो, डी स्टॉक करते हो सीड्स को,
और उनको ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाज ऑर्थोडॉक्स सीड्स होते हैं 15-15 साल तक खराब नहीं होते, 15-15 साल तक अपनी वायबिलिटी को लूज नहीं करते। आप क्या करते हैं, आप उन्हें उगाते हैं, उनकी पूरी फ्रूटिंग होती है, सीडिंग होती है, फिर उनके सीड्स को दोबारा से सेव कर देते हैं। ये हमारे जीन पूल की कंजर्वेशन में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। पूरे के पूरे जीन पूल को कंजर्व करने में इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हम अगर चाहें, कहीं कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, कहीं कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, तो हम बाद में उस एरिया के प्लांट्स को दोबारा से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, री इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं उसका, उस जगह पे सीड बैंक से उनके सीड्स लेके। और एक सीड बैंक एक बोटेनिकल गार्डन से बहुत कम स्पेस ऑक्युपाई करता है, बहुत कम रिसोर्स और बहुत कम लेबर ऑक्युपाई करता है। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे रोल ऑफ बोटेनिकल गार्डन पे कि हमारे बोटेनिकल गार्डन्स जो है वो क्या रोल प्ले करते हैं। हम उन बोटेनिकल गार्डन्स में सीड्स, कटिंग्स और कैलस यूज करते हैं प्लांट्स को ग्रो करने के लिए इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट्स। मैं जरा अभी आपको बताता हूँ कि कैलस से प्लांट को कैसे ग्रो किया जाता है। हमारे पास प्लांट्स के कोई भी पार्ट्स हों, और उसकी किसी भी पार्ट को, अनडिफरेंशिएटेड रीजन को, चाहे हम लीफ का पार्ट ले लें, चाहे हम उसकी किसी ट्विक का पार्ट ले लें, चाहे किसी स्टेम का पार्ट ले लें, या चाहे किसी रूट का पार्ट ले लें, हमारे पास कुछ ऐसे मीडिया साइंटिस्ट्स ने बना लिए हैं। साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे मीडिया बना लिए हुए हैं जिस मीडिया में जब आप इस अनडिफरेंशिएटेड पार्ट को डालते हो तो उस मीडिया की वजह से वेव बना दें कॉफी आप शायद, उस मीडिया की वजह से इसमें से रूट्स और शूट्स निकलने लगती हैं, और ये एक इंडिविजुअल प्लांट बन जाता है। इसमें रूट्स निकलने लगती है, शूट्स निकलने लगती हैं, और ये एक इंडिविजुअल प्लांट बन जाता है। सो इसको हम टिश्यू कल्चर टेक्निक बोलते हैं। तो आप चाहे कैलसिस यूज करें, चाहे कुछ भी यूज करें, आप इस तरीके से बोटेनिकल गार्डन के अंदर इन चीजों को रख सकते हैं और उनको प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में ग्रो करवा के रख सकते हैं। प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में दे कीप ऑन ग्रोइंग विद। इनके जरिए आप इंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के ऊपर उनकी रिसर्च कर सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो जो स्लो ग्रोइंग प्लांट्स हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो जो स्लो ग्रोइंग प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स के को भी आप ऑगमेंट करके, उनको ग्रो करके, उनको आप लेके जा सकते हो, और आप उनको उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर प्रोटेक्टेड वे में री इंट्रोड्यूस कर सकते हो। और आप लोगों, ये लोगों की एजुकेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं बोटेनिकल गार्डन। उसके बाद जब हम एनिमल कंजर्वेशन की बात करते हैं, एनिमल कंजर्वेशन की बात करते हुए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हम कैसे कैसे एनिमल्स की इंडेंजर्ड स्पीशीज को कंजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें हम बताएंगे मेथड्स यूज टू कंजर्व इंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज। मेथड्स यूज टू कंजर्व endangered animal species। इसके अंदर
जो पहला पॉइंट हमारे पास आता है वो ये है कि आप उनकी प्लेसमेंट कर दें जूज में, और ये ऐसे जूज ही जाते लोग देखें, तालियां बजाएं और जो है ना वो चले जाएं। ऐसे जूज होते हैं जहां पर आप उनको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर रिप्रोडक्शन, आप उनको असिस्ट करते हैं फॉर रिप्रोडक्शन। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप उनको प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट डिजीजेस एंड प्रीडेशन। यानी ये जरूर से हटके पॉइंट बताया मैंने आपको कि आप उनको डिजीजेस और प्रीडेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। डिजीज से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? आप वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ के वैक्सीनेट करते हैं। और प्रीडेशन से कैसे बचाते हैं? आप बड़ी बड़ी बाउंड्रीज बना देते हैं उनके जहां वो रहते हैं, यानी किलोमीटर्स आफ्टर किलोमीटर्स ये बाउंड्रीज चल रही होती है। देन कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स रन करते हैं आप। कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स उनको सुकून से मेल फीमेल नर मादा प्रोवाइड करते हैं। उनको जो है ना वो क्या कहते हैं, ऐसे पैरामीटर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो पुल कर और आसानी से ब्रीड कर सके। उसके बाद आप उनको असिस्टेड रिप्रोडक्शन देते हैं, यानी आप उनको क्लोनिंग या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हेल्प करते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होती है जिसमें मेल के स्पर्म्स को मैनुअली निकाल के फीमेल की बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। सो दिस इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। या आप उनके स्पर्म बैंक्स मेंटेन करते हैं। फिर उसके बाद आप और क्या काम कर सकते हैं? आप उनको एक खास लिमिटेड नंबर रिलीज्ड इन वाइल्ड, उनको आप रिप्रोड्यूस करवाएं और उनका हमेशा एक लिमिटेड नंबर जो है वो वाइल्ड में दोबारा से रिलीज करें। और इस काम के लिए आप नेशनल पार्क्स पूरा जंगल होता है जिसको कॉर्डन ऑफ किया होता है, या रिजर्व्स बना लें, नेशनल पार्क्स या रिजर्व्स बना लें। और यहां पर आप ह्यूमन एक्सेस जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दें। ह्यूमन एक्सेस की आप रिस्ट्रिक्शन करें, ठीक है। आप कंट्रोल वहां पर आप जो है ना पेट्रोलिंग करें, आपकी जो जंगल की सिक्योरिटी है वो पेट्रोलिंग करें, और जो पोचिंग है उसको डिस्करेज करें, ठीक है ठीक। सो आप जो है वो प्रोटेक्टेड एनिमल्स जो हैं जिनको हम साइटिस एनिमल्स बोलते हैं, प्रोटेक्टेड एनिमल्स एटसेट्रा, उनकी जो सेल परचेज है उसके ऊपर सख्त किस्म के चेक्स लगाएं। इवन जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ थ्रेटेंड एनिमल्स एंड बर्ड्स, उनको जो है ना आप वो डिस्करेज करें कि लोग उनको ना इस्तेमाल करें, ठीक है जी। देन आप जो है वो उनके हैबिटेट और बिल्डिंग साइट्स को प्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्शन ऑफ हैबिटेट्स एंड ब्रीडिंग साइट्स। अगर आपको पता है कि इस जगह पर फलां नस्ल के जानवर, फलां नस्ल के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ब्रीड करते हैं, तो आप उस जगह को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद इनलीगल पोचिंग, हंटिंग शुड बी बैंड। हंटिंग की तो वैसे भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। क्या ये आपका क्या खुशी है कि आप किसी जानवर को जाके मार रहे, उसके बच्चे पीछे भूखे मर जाते हैं, आप उनको पकड़ के खड़काई जा रहे, ये किस किस्म की कोई अक्लमंदी? सो ये तरीके हम यूज कर सकते हैं टू कंजर्व एंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज। फिर इसके बाद
हमारे पास एक कंसर्न आता है और वो ये होता है कि हम कैसे बताएंगे, ठीक है, कि कोई एनिमल या कोई जो बर्ड है या कोई प्लांट है वो जो है वो क्या कहते हैं इंडेंजर्ड हो गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है रीजंस व्हाई सम ऑर्गेनिजम्स गेट endangered, ठीक है, क्यों हो जाते हैं एंड हाउ दे आर, हाउ डू वी नो कि ये जानवर या ये जो ऑर्गेनिज्म है ये एंडेंजर हो गया है। सबसे पहले फॉल इन नंबर, वाइल्ड में आपको उनका नंबर कम होता हुआ नजर आए, और फॉल इन नंबर आपको मजीद थ्रेट करता है कि इट इज अ थ्रेट टू बिकम एक्सटिंक्ट, कहीं वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए। और रीजन क्या हो सकता है? रीजन हो सकता है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, क्लाइमेट चेंज, डिजीज आउटब्रेक, या इस बैलेंस ऑफ प्रीडेटर काउंट, अचानक प्रीडेटर ही बहुत ज्यादा बढ़ गए उसके, या डिक्रीज इन फूड, इन फूड अवेलेबिलिटी, मे बी बिकॉज ऑफ कंपटीशन, मे बी कंपटीशन की वजह से हो, ठीक है जी। उसके बाद जाहिर है हंटिंग, किलिंग, पोचिंग, ये जो इंसानों की बदतमीजियां हैं ये भी रीजन है इनकी डिस्ट्रक्शन का, ठीक है जी। उसके बाद इनक्री, अब वो कंपटीशन की बात होगी। उसके बाद डिस्टर्बेंस ऑफ ब्रीडिंग साइट्स, with lack of awareness, ह्यूमन अवेयरनेस, हमें पता ही नहीं है इस चीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है, और हम जनाब बस खड़का खड़का के उसको जनाब हम फारग कराई जा रहे हैं। सो ये हमारे पास रीजंस हैं कि क्यों कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इंडेंजर हो जाते हैं, और क्यों वो थ्रेटन हो जाते हैं कि बेचारे वो कहीं हम उनसे हाथ ना धो बैठे, कहीं हम उनको लूज ना कर। अब हम आपको पढ़ाते हैं, बताते हैं कि हम किस तरह से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स का। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्निक, लेट्स टॉक अबाउट इट। हम क्या करते हैं, हम एक ऑर्गेनिज्म होता है, फर्स्ट करें एक टाइगर है, इट्स अ टाइगर, थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी। नंबर वन, पहला स्टेप, टाइगर की टाइग्रेस है। पहला स्टेप हम क्या करते हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन।
फर्स्ट स्टेप, हम इस एनिमल को हार्मोनल थेरेपी देते हैं फॉर ओव्यूलेशन। हम इसको ऐसे हार्मोन्स प्रोवाइड करते हैं, हमारा स्टेप नंबर 1 है कि ये ओव्यूलेट करे। दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, तीसरे नंबर पे हम इसकी बॉडी से oocytes यानी एग्स निकाल लेते हैं इन अ कंटेनर। तीसरे नंबर पे हम इन oocytes को एक्सपोजर देते हैं विद स्पर्म्स। अगर तो ये स्पर्म्स हेल्दी हो तो वेल एंड गुड, अगर ये स्पर्म्स हेल्दी हो तो वेल एंड गुड, अगर हेल्दी ना हो तो हम इन स्पर्म्स के न्यूक्लियाई को इंजेक्ट करते हैं इन दी ओवम। नंबर 5, हम वेट करते हैं 3 से 4 दिन ताकि ये एम्ब्रियो फॉर्म में आ जाए। नंबर 6, हम इस एम्ब्रियो को किसी और फॉस्टर मदर में इंट्रोड्यूस करा देते हैं। उससे पहले हम यहां पर इस फॉस्टर मदर की भी हार्मोनल थेरेपी करते हैं। हम इसको प्रोजेस्टेरोन ट्रीटमेंट देते हैं ताकि ये एंडोमेट्रियम बनाए भी प्लस उसको मेंटेन भी करे, so that it makes endometrium and it maintains the endometrium। और फिर क्या होता है कि उसके बाद ये वहां पर ग्रो करने लगता है और हम इसको आराम से वहां पर प्रोड्यूस करवा लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं IVF। अब IVF के जरा पॉइंट्स देखिए, अब इसको आप खुद पढ़ सकते हैं। हार्मोन ट्रीटमेंट रिजल्टिंग इन सुपर ओव्यूलेशन, many oocytes harvested at same time, oocytes harvesting and mixing with sperm samples with special growth media, wait for 3 days for embryo development, hormonal treatment for endometrium development and maintenance के swelling ठीक करेंगे, introduction of embryo in the uterus, if sperms not healthy their nucleus can be introduced in ova by injection, और उसके बाद आप उसको बेबी को डिलीवर करा दें।